हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस आज हम लोग डिसाइड क्यों मैं कि हम लोग एमटीपी का रिवीजन करेंगे गाइस। एमटीपी इन द सेंस मैं एमटीपी के एमसीक्यूज और थ्योरी पे फोकस करने वाली हूँ गाइस, सो दैट हम लोग 40 मार्क्स ना इजीली सिक्योर कर सके। 40 प्लस मार्क्स कह सकती हूँ मैं तो इसको। ठीक है गाइस, तो मैंने तीनों एमटीपी निकाल के रखे गाइस। अपन तीनों एमटीपी का डिस्कशन करेंगे आज। तो आप लोग रेडी हो जाइए, एक ही वीडियो में मैं आपको तीनों एमटीपी का करवा दूंगी, एमसीक्यूज एंड थ्योरी। और गाइस आपको मैं इंश्योर करती हूँ कि आपके 40 प्लस मार्क्स आराम से आएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मेरे पास ना कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं है जैसे कि पेन वगैरह, तो ना इसीलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोग समझोगे मेरी प्रॉब्लम और मेरे साथ बने रहोगे। ठीक है गाइस, तो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये वाला ना उसको उसका क्वेश्चन है। ईओक्यू वगैरह अपन निकालते थे ना, उसका दिया हुआ है। देखो एनुअल, अपन एनुअल डिमांड दिया है और 2 इंटू एनुअल डिमांड हमको करना होता था और इंटू अपन को ऑर्डर कॉस्ट करना होता था, फिर डिवाइड करते थे अपन कैरिंग कॉस्ट से और फिर इसका होल रूट लेते थे गाइस। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, तो मैंने सॉल्व किया। देखो आप फॉर्मूला देख लो, सेम फॉर्मूला पुट किया, तो इसका आंसर हमारा आया है 120। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी मेक अ सिंगल प्रोडक्ट सेल एट 10 पर यूनिट। ठीक है, 10 रुपए में एक कंपनी सेल करती है, इसका फिक्स कॉस्ट है 48,000 का, ठीक है, पर मंथ का, और कंट्रीब्यूट करती है 40% का। ठीक है, और सेल्स उसका कितना है, 1,40,000 का। तो हमको एमओएस पूछ रहा है गाइस। हमेशा याद रखना कि एमओएस निकालने के लिए ना हम लोग को बीपी निकालना पड़ता है। जब अपन ना सेल्स में से बीपी माइनस करते तो एमओएस आराम से आ जाता है। तो देखो गाइस मैंने निकाला है, सबसे पहले मैंने लिया है ऊपर में अपना ये क्या दिया है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो अपना बीपी आया है। बीपी को मैंने सेल से माइनस किया है, तो हमारा ये रुपीस के टर्म्स में आया था, उसको मैंने पर यूनिट 10 से डिवाइड किया, तो ये हमारा यूनिट्स के टर्म में आ गया 2000। ठीक है गाइस, अब अपन आगे बढ़ते हैं जिसमें हमको दिया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड जब वो उसका प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को और उसका टोटल एसेट्स दिया हुआ है। फिर जो कंपनी है वो डिसाइड करेगी, वो इंक्रीज करेगी अपना एसेट 24 लाख से, और फिर एक्सपेक्टेड उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा कितने से, 8,40,000 से। और उसका डेप्रिसिएशन मतलब बिफोर डेप्रिसिएशन है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी बिफोर डेप्रिसिएशन है। उसके बाद जो ये इसका आएगा ना, बाद में इंक्रीज बाय डेप्रिसिएशन इतना है गाइस। तो देखो जो प्रॉफिट है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे अपन, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, फिर अपन उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपना पुराना प्रॉफिट से। ठीक है, और फिर इसको होल डिवाइड करेंगे अपन, ये अपना जो असेट्स है, क्योंकि अपन को परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो पुराना वाला अपना जो एसेट्स है वो, और अभी नया वाला जो एसेट्स है वो, दोनों एसेट्स को अपन ऐड कर देंगे। तो अपना परसेंटेज पता चल जाएगा कि 19% अभी अपने नया कमा रहे हैं, नए में अपने को 19% कमाई हो रही है। तो अपन पिछले कमाई कितनी हो रही होगी, तो देखो पहले तो अपना 19-20 था, ठीक है, 19.2 था, और 96 में था, तो पहले अपन 20% कमाते थे, अभी 19 कमा रहे हैं, मतलब 1% कम कमा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा टू डिक्रीज इन 1%। ठीक है, देन एक थ्योरी क्वेश्चन है कि व्हेन यू वेट अंटिल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हैज बीन कंप्लीटेड एंड रिकॉर्ड for all related issues of inventory for the stock that are required to create the product। गाइस जब अपन सामान बनने के बाद उसका पीछे का काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लैक फिश काउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज 7 करोड़ अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी जिसके 7 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो सोच रही है कि चारों प्रोजेक्ट में से मैं कौन से वाले पे लगाऊंगा इस। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी के हिसाब से, जिसका पी सबसे हाई होता है ना गाइस, सबसे पहले हम लोग उसी में लगाते हैं। तो सबसे हाई पी आपको किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, तो सबसे पहले इस पे लगा देंगे। देन उसका हाई पी इसका है, बट गाइस देखो आप ऐसे दिमाग लगाओ कि हमारे पास 7 करोड़ रुपए तो थे, जिसमें से अपना 2.5 करोड़ तो लग चुका है ना, तो हमारे पास बचा नहीं है पूरा पैसा। 6 करोड़ तो नहीं है ना आपके पास, अब वो 6 करोड़ से कम ही है। कितना परसेंट लगा सकते हो पैसा, 60-75% बस आप लगा सकते हो। मतलब इसको माइनस करोगे जब आप, तो आपको पता चल जाएगा। 1 सेकेंड, आपके सामने ना साथ साथ पे कैलकुलेट कर देती हूँ ताकि आपको ना शांति रहे। देखो 7 लैक्स माइनस 2.5 करेंगे तो इतना आ रहा है, 4.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4.5 आ रहा है, और हमारे पास अपने ये वाला प्रोजेक्ट डब्ल्यू वाला 6 लैक्स का है, तो 75% ही अपन कन्वर्ट कर कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, जिसमें अपन प्रोजेक्ट जेड को पूरा ले रहे हैं और डब्ल्यू को आधा ले रहे हैं, पार्ट में ले रहे हैं। अगर परसेंटेज पूछता एग्जाम में तो 75 आता, कैसा आता, 4.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछा है बट मैं नॉलेज पर्पस के लिए बता दी।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर आपको लग रहा हो कि मैम बहुत जल्दी-जल्दी बता रही है गाइस, तो ना आप यूट्यूब की स्पीड से ना स्लो कर लेना, पहली बात तो। या फिर दूसरी बात तो मैं आपको कहूँगी कि गाइस आप वो अभी एकदम एग्ज़ाम को कम टाइम बचा है, तो आप पढ़ ही चुके होंगे ना, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा स्पीडली बता रही हूँ। ठीक है? देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो कैश इनफ्लो है वो 80,000 का था, जो यूज़फुल लाइफ 4 साल की थी। पेबैक पीरियड है, पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है गाइस, ये एसएफएम का क्वेश्चन है वैसे तो, बट जैसे कि अपन ग्रुप 1 दे रहे होंगे तो एसएफएम तो पढ़े ही होंगे। तो दैट्स व्हाई कोई बिग डील नहीं है कि एसएफएम का या एससीएम का, हम लोग को बनाने आना चाहिए। ठीक है? तो 80,000 का हमारा कैश इनफ्लो था, जो पेबैक मतलब वो हमको वापस 80,000 कितने समय में वापस मिल जा रहा है? 2.855 पीरियड में वापस मिल रहा है। तो दोनों को इंटू कर देंगे तो अपना आ जाएगा, कितना आंसर आएगा? ये वाला आएगा, 2,28,400। ठीक है गाइस? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ट्विन लिमिटेड जो है, जिसका जेआईटी और ब्लैक फ्लैश अकाउंटिंग चलता है। इट डज़ नॉट यूजेस रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करता वो। सितंबर मंथ में वो 10,000 यूनिट्स यूज़ किया था, जिसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 150 था। ठीक है? और मटेरियल था उसमें 60 यूनिट का। गाइस अगर आपको थ्योरी याद नहीं आ रही होगी तो मैं आपको बता दूं कि अपन सिर्फ मटेरियल को कंसीडर करते हैं इन अकाउंटिंग सिस्टम्स में। ठीक है? तो देखो 10,000 इंटू 60 करोगे और उसके कन्वर्जन कॉस्ट, जो मटेरियल को कन्वर्ट करने की कॉस्ट थी, वो कितनी है? इतनी। दोनों को ऐड करोगे ना जब, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,90,000। ठीक है गाइस? अब आगे बढ़ते हैं अपन। In context of critical path analysis, the portion of float that cannot be consumed without affecting, मतलब किसी को बिना परेशान के शांति से जी नहीं सकता, तो कौन होगा? इंटरफेयरिंग फ्लोट। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो कॉमन सेंस लगाओ, जो सबको परेशान करता है वो इंटरफेयर कर रहा है, मतलब इंटरफेयरिंग फ्लोट होगा। ठीक है गाइस? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस लिमिटेड रिसेंटली सोल्ड एन ऑर्डर ऑफ 50 यूनिट्स हैविंग द फॉलोइंग कॉस्ट। ठीक है गाइस? अपन को डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है? तो अपन देखते कैसे निकालेंगे। अभी हमको बोला है कि 50 यूनिट के लिए हमारा ये खर्चा लगता है गाइस। ठीक है? 50 यूनिट के लिए ये खर्चा लगता है और हमको 150 यूनिट का बनाना है। ठीक है गाइस? तो देखो अपन पर यूनिट निकाल लेंगे। सबसे पहले ₹1500 लगता है 50 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट बनाने के लिए ₹30 लग रहा है। ठीक है? देन लेबर का देखेंगे तो लेबर का कितना लग रहा है, लेबर का और इसका ऐड कर लेंगे। ठीक है? और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा ये 12.5। ठीक है गाइस? और फिर फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगता है, 1400 लगता है। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम लोग को 50 यूनिट का अपने को लग रहा है 1000, 1000 क्या बोल रही हूँ, तो घंटे, 1000 घंटे लगते हैं। ठीक है? और अपन को लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है गाइस ये, तो देखो कैसे बनाएंगे लर्निंग कर्व, कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है कि 80% लर्निंग कर्व एप्लीकेबल है इसमें। ठीक है? तो जब अपन 50 यूनिट बनाते हैं तो उसमें 100 घंटे लगते हैं, और इसमें बोला है कि 80% लर्निंग कर्व है, तो 1000 का 80% निकालोगे तो आपका 800 आ जाएगा। ठीक है? और फिर उसका 80% निकालोगे तो अपना 640 आ जाएगा। अब लर्निंग कर्व का आपने ये पढ़ा होगा कि 1 से ये सीधा 2 होता है और 2 से सीधा 4 होता है, फिर 4 से सीधा 8 होगा और 8 से सीधा वो 64 हो जाता है। ठीक है? ये मतलब इंटू 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 होता है। तो इसलिए इसको ऐसा करते हैं। गाइस मैं बता रही थी आपको कि ये 1 से अपना ये 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है एंड सो ऑन होता है। ठीक है? तो देखो 1000 से अपना 800 हुआ, 800 का 80% कितना होगा, 640 होगा। अब गाइस इसके जो अमाउंट्स होते हैं ना, उससे अपन को इंटू करना होता है। ठीक है? तो इंटू किए तो अपना आ गया 1000, इसका आ गया 1600, इसका आ गया 2560। ठीक है गाइस? तो 25,000 नहीं 2050 560। ठीक है गाइस? तो वो 200 में लग रहा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो अपना 150 का आ जाएगा। जब 150 में इतना लगता है और अपना पर यूनिट अपन निकाल के रखे 12.5, तो 12 पॉइंट से इंटू किए तो अपना आ रहा है 19,500। ठीक है गाइस? अब अपने इसमें मटेरियल का ऐड करेंगे। मटेरियल का कैसे ऐड कर रही हूँ मैं, देखो अगर 1 लाख सॉरी 1,500 जो है वो 50 यूनिट में लगता है, तो 150 यूनिट में कितना लगेगा? तो वो अपना आ जाएगा 450। ठीक है? अब दोनों को सबको ऐड कर दोगे तो अपना आ जाएगा 24,000। 24,000 में ना अपन क्या करेंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10%, तो अपना आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हुआ। 10% में ऐड क्यों, क्योंकि ना अपन वेरिएबल के रेट से ही फिक्स कॉस्ट को चार्ज कर रहे हैं, तो 10% चार्ज करने बोला है वो, इसलिए अपन 10% चार्ज कर रहे हैं। ठीक है? तो गाइस ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा खासा क्वेश्चन था, मतलब आ सकता था ये 4 मार्क्स में, बट फिर भी एमसीक्यूज में दे दिया इस क्वेश्चन को। तो फिर भी इसे मैं आपको एक रिकॉल करवा दूं क्या?
वैसे ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज़ है ये तो, फिर भी देख लेती हूँ, एक बार और बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले अपन को डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, लेबर का निकालना है पर यूनिट कॉस्ट और इसका तो 10% दिया ही है, तो वही लेंगे, ठीक है? तो देखो अपन ऐसे लर्निंग कर्व का जो फ़ॉर्मूला लगाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे लगाना, तो अपना आ जाएगा 200 का और 50 का, दोनों को माइनस करोगे तो 150 के हिसाब से आ गया। 150 का जो आया उसको अपने लेबर का जो पर यूनिट कॉस्ट है उसे इंटू करोगे, तो अपना अमाउंट वाइज़ आ गया, ठीक है? अब उसमें मटेरियल को ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट में अपना फिक्स कॉस्ट बचा था, तो उसको भी ऐड कर दो। तो अपना टोटल कॉस्ट अब आया है, अब जो टोटल कॉस्ट है उसको मार्क करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट अपना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स में कौन-सा वैलिड कंस्ट्रेंट है? गाइस ये तो एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एक्स तो आता नहीं है। एक्स ओके सॉरी, यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन को एक्स लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? एक्स मत मानना, मेरे जैसे गलती मत करना। देखो गाइस ये वाला तो एलिमिनेट हो जाता है सीधा-सीधा क्योंकि डिवाइड वगैरह नहीं आता। इक्वल टू भी नहीं आता है और ये इसमें इक्वल टू का साइन इसके साथ आना चाहिए जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसको अपन सेकंड वाला चूज़ करेंगे। आई होप गाइस मैंने एलिमिनेट किया वो आपको समझ में आएगा क्यों किए हैं। इसमें इक्वल टू था इसलिए एलिमिनेट है, इसमें डिवाइड है इसलिए एलिमिनेट है और इसके साथ इक्वल टू नहीं है इसलिए एलिमिनेट है। हमेशा या तो ये ऐसे साइन वाला आंसर होगा या तो ऐसे साइन वाला आंसर होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमेशा ये दोनों साइन वाले आंसर ही आएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है द फॉलोइंग टास्क आर एसोसिएटेड विद एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से अपन को ऑर्डर में जमाना है, ठीक है गाइस? इसका आंसर कौन-सा थर्ड वाला पहले आएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स को, देन सेकंड काम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कॉस्ट पूल को, देन थर्ड काम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे रेट, क्या किस रेट से लगने वाला है और फोर्थ फिर प्रोडक्ट कॉस्ट में उसको एलोकेट करेंगे। ठीक है गाइस? ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, अपन याद कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करोगे आइडेंटिफाई करना कॉस्ट ड्राइवर को, देन उस आइडेंटिफाई किए हुए सामान को क्या करोगे उसको कॉस्ट पूल बनाओगे। पूल बनने के बाद उसका रेट खोजेंगे फिर उसको प्रोडक्ट में लगाएँगे, रेट खोज के प्रोडक्ट में लगाएँगे। ठीक है गाइस? आई होप आप क्लियर हो गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो गाइस दिया हुआ है कि अपने पास फॉलोइंग कॉस्ट डाटा दिया हुआ है अल्टरनेटिव का बहुत सारा। अपने पास 2 अल्टरनेटिव एक सेमी और एक फुल ऑटोमेटिक है। इन देखो वॉशिंग मशीन लग रही है। ठीक है। देखो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है अपने को और उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो अपन फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लेंगे पूरा और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे और दोनों को अपन को क्या करना है, देखो कैसे मान रहे हैं अपना 140 रुपीज़ जो है वो लग रहा है कितने रुपए मतलब कितने यूनिट्स में, यूनिट्स तो नहीं बताया हमको क्वेश्चन में, तो अपन यूनिट्स को एक्स माने, लेट द यूनिट इज इक्वल टू एक्स। यूनिट्स इज इक्वल टू मैंने एक्स माना है, ठीक है? तो मैंने एक्स माना है तो ये कितना होगा 140 इंटू एक्स हो गया और उसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट और इक्वल टू ये दोनों बराबर मान रहे हैं, ठीक है? तो इसको इसका फिक्स कॉस्ट लेंगे और इसको भी एक्स मानेंगे, ठीक है? तो अपना आ जाएगा कि कितना यूनिट है, मतलब 800 यूनिट मतलब 800 केसेस जो है, ठीक है? वो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि क्या था इसमें। वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस का मामला था जिसको मैंने बहुत घटिया एग्जांपल लेके समझा दिया, बट गाइस ये नाम से मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया, बट आई होप आप लोग मेरी फीलिंग समझोगे और पढ़ाई को ऐसे फनी वे में लेती हूँ मैं तो आप भी वैसे कंसीडर करके एंजॉय करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनीज जिसका बजटेड ओवरहेड 10,000 है और देखो गाइस वो फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग-अलग है। बजटेड आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है जिसको भी वो अलग-अलग तोड़-तोड़ के दिया है। ठीक है गाइस? और इसमें एक चीज़ में हमने माना है कि जो एक्चुअल अवर्स है ना, वही हमारा स्टैंडर्ड अवर्स है। ठीक है? तो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस। देखो सबसे पहले तो हमारा 6000 जो फिक्स्ड ओवरहेड है, वो किसके ऊपर सोचे थे अपन बजटेड के ऊपर सोचे थे। बजटेड घंटे से अपन डिवाइड कर देंगे, तो अपना आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। मतलब हम सोचे थे कि हम लोग फिक्स को ₹3 के हिसाब से लगाएँगे और अपन जो वेरिएबल रहेगा उसको किसके हिसाब से लगाएँगे, उसको ₹2 के हिसाब से लगाएँगे। ठीक है? अब असली में जब अपन बनाने लगे, तो कितना लगा देखते हैं। देखो उसके बाद फिर जब अपन असली में बनाए एक्चुअल और कितना है अपना एक्चुअल और आया अपना 21,000 24,000 नहीं है 100 है, यहाँ पर ये 100 है, ठीक है? तो ये 2400 आया और ₹2 के हिसाब से, ठीक है? ये अपना पहले मैं कौन-सा निकाल रही हूँ वेरिएबल, तो इतना आया कितना है 4,300 आया और असली में आई एम सो सॉरी ये ये अपना आया 42 1 मिनट हाँ, ये आया अपना 4200 और असली में कितना हुआ है 4300 हुआ है, तो मतलब माइनस 1000 होगा ये, ठीक है? और अपन फिक्स का देखेंगे सेम चीज़, तो जब सेम चीज़ अपन फिक्स का देखेंगे तो देखो क्या हो रहा है उसमें 21,000 अपना जो एक्चुअल आवर है उसको 3 के हिसाब से लेंगे, 3 अपन रेट निकाले तो, है ना? और एक्चुअल में जितना हुआ है 61 हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस है, अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो अपने आप आ जाएगा ये आंसर, कितना आएगा? कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा, देखते हैं। 21,000 इंटू 3 कितना आया
ये अपना आ रहा है 63,000 आ रहा है, और 60,000 नहीं, आई एम सो सॉरी, बार-बार नहीं, 1000 में लिखती हूँ मैं, 100 में ही है, ठीक है? तो इन दोनों को माइनस करोगे तो अपना 200 फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है गाइज़? आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत से लिखी हूँ गाइज़, आपको समझना चाहिए, मतलब समझ रहे होगे, मेरे को पता है, ठीक है। मैं अभी नहीं लिख पा रही हूँ साथ-साथ पे, क्योंकि वो इश्यू है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक बार और। देखो गाइज़, अपन को जो अपना फिक्स अपन सोचते हैं ना, वेरिएबल जो भी बजटेड जो सोचते हैं ना, और बजटेड आवर्स जो होता है, उसी को अपन देख के कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अपन बजटेड रेट निकालते हैं। बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट सेम होता है, ठीक है? तो अपन निकाल लिए, तो अपना आ गया वेरिएबल का 3 और अपना वेरिएबल का 2 और वे फिक्स का 3 आया है, ठीक है? अब अपन उसको देखेंगे एक्चुअल आवर के हिसाब से। तो जब एक्चुअल आवर के हिसाब से देखेंगे ना, तो अपना आंसर आया 4200, पर असली में खर्च कितना हुआ है? 4300, मतलब 100 हमारा ज़्यादा एडवर्स खर्च हो गया है, ठीक है? अब वही जब अपन फिक्स का निकाले, तो अपना ₹200 कम खर्च हुआ है, मतलब वो फेवरेबल हुआ। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? तो गाइज़ एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। देखो इसमें क्या है, अपने पास सबसे पहले ही गाइज़ इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको लर्न करने के सिवा, तो अपन लर्न कर लेते हैं। लर्न कर लेते हैं। देखो, डॉक्टर डिमिंग बिलीव्स, डॉक्टर जो थे वो क्या बिलीव करते थे कि प्रिवेंट प्रिवेंट डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को हमको प्रिवेंट करना चाहिए, ये बिलीव करते थे वो, ठीक है। फिर मैंने इसको ईशा जी बोलती हूँ, ठीक है। ईशा डेवलपमेंट क्या करती थी, कॉज और इफेक्ट डायग्राम बनाती थी। ईशा जो थी ना, हमारी क्लास में एक लड़की थी ईशा, वो काफी अच्छे डायग्राम्स बनाती थी, पता है। तो कॉज और इफेक्ट डायग्राम्स हो गया वो। गाइज प्लीज लर्न करने के बेसिस से समझो, लर्न करो, एग्जाम में अपन को टिक करके ही आना है ना, उस हिसाब से याद कर लो बस, ठीक है। टाइप ऑफ वेरिएंस इज ड्यू टू, गाइस पता है बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, और जो कि एकदम कॉमन है, जैसे कॉमन कोल्ड कफ मुझे हो गया है ना, वैसा टाइप के बहुत सारे वेरिएंट है, मतलब बहुत सारे लोगों को हो चुका है वेरिएंट्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्रॉसबी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, तो ये क्या होता है, हिस्टोग्राम, जैसे कि इंस्टाग्राम होता है, ठीक है, वैसे हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम क्या करेगा, क्रॉस करेगा, हिस्टोग्राम क्रॉस करता है, ठीक है गाइस। क्रॉसबी हिस्टोग्राम, ठीक है। क्रॉसबी नाम का एक इंसान है जो कि हिस्टोग्राम नाम के एक सोशल मीडिया पे लॉग इन किया हुआ है। वाह यार, क्या मस्त गाना बनाती है यार। चलो फिर से बढ़ते हैं। देखो, जो डॉक्टर है ना, वो क्या बिलीव करते हैं कि प्रिवेंट करना चाहिए डिफेक्ट्स को। ईशा नाम की जो लड़की थी ना, वो बहुत अच्छी क्या करती थी, कॉज और इफेक्ट डायग्राम्स बनाती थी। पता है बहुत सारे टाइप के वेरिएंट्स होते हैं जो कि सब कॉमन होते हैं, पता है, कॉमन, एकदम कॉमन। और क्रॉसबी नाम का जो लड़का है ना, और कितना हैंडसम दिखता है ना, वो हिस्टोग्राम पे है। चलो उसको फॉलो करते हैं। हाँ, वो हमको फॉलो करेगा, हम क्यों फॉलो करें किसी को। ठीक है गाइस, अपार्ट फ्रॉम फन मैंने इसको याद करवा दिया है, मेरा काम खत्म। अब आप लोग जानो, आपका काम जाने। आपको अगर अच्छा लगता है यार, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार जताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देखो, कॉस्ट लगी है अपनी 4,50,000 10 साल के लिए, और दूसरे केस में लगी 6 लाख रुपए 15 साल के लिए। तो पूछ रहे कौन सा अच्छा है। तो देखो गाइस, हम लोग को दिया हुआ है कि ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, ठीक है ये। तो बोल रहा है कि 10 साल के लिए 10% लेना है, तो उसका आंसर भी निकाल के दे दिया बेचारा। नहीं देता तो अपन जीटी करके निकाल लेते हैं, और 15 साल के लिए भी दे दिया है। तो गाइस, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो अपना आ जाएगा आंसर कि ए वाला ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मतलब गाइस, अगर आप 4,50,000 को 10 साल के लिए रखोगे ना, तो उसका कॉस्ट इतना आ रहा है, और जब आप 6 लाख को 15 साल के लिए रखोगे, तो उसका कॉस्ट इतना आ रहा है। तो कम कॉस्ट किस में आ रहा है, कॉस्ट जो कम रहता है वो सबसे अच्छा होता है। तो कॉस्ट जो सबसे कम है, जो 27.65 है, वो कम है, वो चीपर है, इसलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइस। लेट्स आगे बढ़ते हैं। कैसे निकालूं ये वैल्यू, बस मैं इसको इससे इंटू कर दूं, और इसको इससे इंटू कर दूं, ठीक है। आई मीन अरे अरे, ऐसे नहीं, ये वाला नहीं, ऐसे नहीं, इसको इंटू कर दूं इससे। हाँ, अब ठीक है। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाइल प्लॉटिंग अ ग्राफ, गाइस इसका आंसर होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। जब अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं ना, एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, रिस्क को लेते हैं। ऐसे डायग्राम होता है, ठीक है। ये अपनी वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। एक्स में क्या लेते हैं अपन, रिस्क, है ना। और इसमें क्या लेते हैं, रिटर्न। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, वैसे वैसे रिटर्न बढ़ता है। तो गाइस, इसके जो कैलकुलेशन होता है, जो लाइन वाइन जो भी होती है इसकी, वो क्या होती है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है। अब आगे बढ़ते हैं।
अ कंपनी ऑपरेटिंग ए स्टैंडर्ड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द फॉलोइंग इज 3 लाख। गाइज ये देखो हमको दिया हुआ है कि हम लोग इतना रुपए खर्च किए, रुपए गाइज मैंने आपको एकदम ना बहुत सारे टीचर्स है गाइज जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं बहुत फॉर्मल तरीके से, मैं ना थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाती हूँ सो दैट ना आप लोगों को एग्जाम तक रिटेन रहे चीजें। ठीक है, एकदम हर चीज का लॉजिक बता के एकदम पढ़ाने से ना क्या होता है कि ना एग्जाम में याद नहीं रहती चीजें, इसलिए थोड़ा इलॉजिकल से पढ़ाओ तो भी से मतलब याद रहेगा, एग्जाम में मार्क्स मिले तो ज्यादा बेटर होता है ना। अपन पढ़ तो चुके हैं एक बार लॉजिकली, अब थोड़ा सा याद करने के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो गाइस इसमें अपन देखते हैं कि क्यू में क्या हुआ कि अपना 3,30,000 का अपना पैसे लग गए। ठीक है, और उसमें अपना सामान कितना बना, सिर्फ 2,20,000 बना। ठीक है, तो अपन देख लेंगे कि एक में कितना खर्चा लगा, 1.5 रुपीज का खर्चा लगा 1 यूनिट बनाने में। ठीक है, अब 1.5 का खर्चा एक में लगता है तो 2 lakhs में कितना लगेगा, तो अपना आ गया 3 लाख खर्च लग रहा है, और असली में अपन कितना खर्च करके आ गए 260। मतलब हम लोग सोच लिए थे कि 40,000 ज्यादा खर्च होगा, तो 40,000 ओवर ऑब्जर्प्शन सोच रखे थे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एच ग्रुप है ना वो 2 यूनिट है, जिसके पास एक पी यूनिट है, क्यू यूनिट है। ठीक है गाइस, अब वो पूछ रहे हैं कि हमारा तो एक्सटर्नल मार्केट है नहीं और हमारे पास 6,000 यूनिट है जो कि अपन को इंटरनली सेल करना है, तो कैसे करें। तो देखो गाइस 6,000 इंटू 100 करेंगे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट लेना है। ठीक है, उसके ऊपर अपन को फिक्स कॉस्ट भी लेना है, उसको भी ऐड करना, और फिर बोल रहे 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, उसको भी ऐड कर देना, डिवाइड कर देना पूरे नंबर ऑफ यूनिट से, सो दैट हमको पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है गाइस, सो इजी। आगे बढ़ते हैं अब। गाइस ये वाला क्वेश्चन देख लो, जो दो दो डिवीजन वाला है, पी और क्यू वाला। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 125 है। अब मैंने एक्सप्लेन भी किया कैसा है 125, सेम क्वेश्चन अभी एमटीपी 2 में आएगा, फिर आप लोग बोलना नहीं कि मैम एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, उसमें यहाँ पे मैंने बताया ना, सेम उसमें भी आएगा, वहां नहीं बताऊंगी। ठीक है, देखो एस लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट होम टाइम फॉर अ फर्स्ट यूनिट। देखो गाइस बहुत इजी रहता है, लर्निंग कर्व के सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी रहता है, मैं आपको एक बार पैटर्न समझा रही हूँ, सारे क्वेश्चन वैसे बनाना। देखो पहले यूनिट में 1,000 लग रहा है, 80% का बोला कि सीख रहे 80% की स्पीड से उन लोग। तो पहले जब वो 1,000 आवर्स लगाते थे ना, अब पता है वो लोग 800 आवर्स में काम कर देते हैं, मस्त जल्दी काम कर रहे हैं, फिर वो और जल्दी कर रहे हैं, फिर वो और जल्दी कर रहे हैं। क्या करोगे, इसका 80, इसका 80, इसका 80 लगाना, आ जाएगा आपका आंसर। और ये हमेशा ना दुगना बढ़ाना, जैसे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे बढ़ाना हमेशा। फिर ये दोनों अमाउंट को इंटू करते जाना। ठीक है, तो जब ये दोनों को इंटू करोगे तो अपना ये आ गया, इसको इंटू करोगे तो ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों को जब माइनस करोगे ना तो अपना ये आ जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बकवास करे जा रहे हो, अब ये आ जाएगा वो आ जाएगा। भाई याद कर, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको एक ईज़ी टेक्निक दे रही हूँ चीज़ों को पढ़ने की, ठीक है? एग्ज़ाम पर्पज़ से वो भी। अभी इस टेक्निक से सीखोगे तो फिर तुमको बेटर होगा यार, ठीक है? अगर ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है? मैं फिर से एक बार और बता देती हूँ, एकदम मैं ना आपको ऐसे जानबूझ के पढ़ाती हूँ सो दैट ना ईज़ी लगे आप लोगों को चीज़ें, स्ट्रेस ना लो ताकि आप लोग, ठीक है? देखो गाइस मैं क्वेश्चन में दिया है कि पहले यूनिट में अपन को 1000 घंटे लगते हैं और उसके बाद 80% की स्पीड से अपन सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो पहले में अपन को 100 लगेगा तो फिर 80% की स्पीड से सीखेंगे तो 800, ये 1000 है, 1000 लगा तो 80 की स्पीड में सीखे तो 800, देन 640, देन 512। ठीक है गाइस, फिर अपन को ये पता है कि हमेशा जो यूनिट्स होते हैं वो डबल होते हैं। ठीक है, तो 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4 का 8। देन गाइस अपन टेबल टेबल फॉर्म में क्या करते हैं, इनटू करते हैं। ठीक है, तो टाइम्स अपन इनटू करते हैं नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो दोनों को इनटू करेंगे गाइस तो अपना इसका आ जाएगा 2560 और इसका आ जाएगा 4096। दोनों का डिफरेंस लेने बोल रहा है क्वेश्चन में, तो अपना डिफरेंस आ जाएगा 1560, नहीं 1536 आवर्स। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को क्लियर होगा गाइस, ये लर्निंग कर्व का बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, प्लीज पढ़ के जाइए, आराम से आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है वो उसका लेवल है 5000 यूनिट्स बनाने का ई में, और एफ में है 10,000 यूनिट्स बनाने का। गाइज ये क्वेश्चन वैसे तो अनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, और इसका जो आंसर है ना वो 30 आ रहा है, 30 रुपीज। और ये वाला जो आंसर है ना वो इस ऑप्शंस में दिया नहीं क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आ गया तो क्या करोगे, तो 10 टिक कर देना उस समय। तो मान लो ना, बस अगर सेम क्वेश्चन अगर आ गया 5,000 है और 5 से 10,000 जा रहा है और 1,50,000 है, तो वैसे देखा जाएगा इस तो अपने 1,50,000 में अपन देखेंगे इसको डिवाइड करके तो पर यूनिट कॉस्ट अपनी 30 की आएगी, इसके अलावा कोई आंसर आ ही नहीं सकता। इतने क्वेश्चन का आंसर तो 30 आ रहा है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। और अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता और 30 ऑप्शन ही नहीं दिया, ऐसे तो कभी होगा नहीं बट फॉर एग्जाम्पल अगर हो गया तो उस केस में 10 मार्क कर देना। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, 30 इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप उसका आंसर 10 आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस हम लोग का ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी का देख रहे हैं अपन। सेक्शन बी में अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें देखो कितना मार्क्स हुआ, 1 मार्क ईच कैरी कर रहा है गाइस। बहुत गलत हो रहा है कभी-कभी, मेरे को ऐसा लगता है बहुत लेंथी क्वेश्चंस दे देता है और 1 मार्क्स देता है सिर्फ उसमें। बट ठीक है गाइस, कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा होता है। इट्स ओके, हम लोग मैनेज कर लेंगे। देखो गाइस यूनिट कैसे हो रहा है, 1000 था पहला, वो 1000 से 2000 हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितने 1000 यूनिट का आ रहा है। ये दोनों कॉस्ट गाइस वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट सेमी वेरिएबल है और ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है? उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे निकालेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालना। गाइस सबसे ज़्यादा मतलब लगता है लोगों को कि सेमी वेरिएबल कैसे निकलता है, तो देखो गाइस एकदम ईज़ी तरीका बता रही हूँ। पर यूनिट कॉस्ट को यूनिट से इंटू करोगे तो अपना अमाउंट टर्म्स में आ जाएगा 3500। 2000 इंटू 2.5 करना तो अपना आ जाएगा 5000। ठीक है? ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो अपना आ जाएगा 15,000। ठीक है? 15,000 नहीं है ये, ज़ीरो एरर हो गया यहाँ पर। ये 1500 आ जाएगा इनका डिफरेंस। 1500 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये अपना आ जाएगा 1.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो अपना रुपीज़ पर यूनिट आ चुका है। ठीक है गाइस, तो रुपीज़ पर यूनिट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट का आता है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आ गया। अब अपन फिक्स कॉस्ट का निकालेंगे, तो देखो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ₹1 लगता था यहाँ पर 1000 यूनिट पे, तो 1000 ये आ गया। और अभी ये अपना 1.5 तो कितना वेरिएबल है, 3.5 माइनस 1.5 करोगे तो कितना आएगा, 0। 3 में से 1 गया 2, तो 2 बच रहा है। ₹2 इंटू 1000 करना तो 2000 आ जाएगा, टोटल 3000। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे हमको पीवी रेशियो दिया हुआ है 50%, एमओ इज दिया 40%। गाइस हमेशा याद रखना कि सेल्स, ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखे करो कि सेल्स का मतलब होता है बीपी प्लस एमओएस। ठीक है? हमको क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये 40% है और हम लोग सेल्स को हमेशा 100 मानते हैं, तो कितना हुआ, 60 होगा बीपी। ठीक है गाइस, अब बीपी 60% है तो इसका 60% ले लेना, आ जाएगा आपका सीधा सीधा 30 lakhs। ये लैक्स है, 30 lakhs। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसका 40,000 आता है उसको न्यू मिक्सचर में से, जो कि वो 60 रुपीज में बेचता है, तो उसको कितना कमाई हुआ, 24 lakhs कमाई हुआ। ठीक है? उसके बाद फिर वो चाहता है कि वो 15% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाए। इन्वेस्टमेंट कितने का, 40 लाख का, 40 लाख का 15% निकालोगे तो 6 लाख आएगा। अब सेल्स कर रहे हो 24 का, 6 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कॉस्ट हुआ 18 लाख का। 18 लाख का जो प्रॉफिट है उसको पर यूनिट देखोगे तो पर यूनिट कितना है आपका, 40,000 यूनिट्स है, तो 40,000 यूनिट्स आप डिवाइड कर दोगे तो अपना आ जाएगा 45 रुपीज पर यूनिट। ठीक है गाइस, 45 रुपीज पर यूनिट। आई होप आप क्लियर की होगी इसको अपने में। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि कुछ कस्टमर्स हैं हमारे जो इम्पोर्ट बिजनेस में है। गाइस ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है? देखो इसमें दिया हुआ है कि हम लोग को रेमिट करना है यूरोज़ 1 मिलियन। ठीक है? आपने यूरोपियन एक्सपोर्टर को स्पॉट रेट दिया गाइस, ये बहुत ध्यान से देखना है। ये अपना दिया रुपीज़ पर यूएस डॉलर और ये हमको दिया है यूएस डॉलर डिवाइड बाय यूरोज़। ठीक है? तो अपन बाइंग रेट जब लेते हैं ना गाइस, तो हमेशा कम वाला लेते हैं इन दोनों में, नहीं सॉरी ज़्यादा वाला लेते हैं। ठीक है? तो देखो यूएस डॉलर से अपन को, देखो रुपीज़ से यूएस डॉलर और यूएस डॉलर से यूरोज़ करना है। मतलब मान लो आप कि हमको यहाँ से ना सीधा हम यूरोप नहीं जा पा रहे हैं। अपन यहाँ से पहले यूएसए जाएँगे, यूएसए से यूरोप जाएँगे। आपको समझने के लिए मैं ईज़ी करा रही हूँ। ये देखो ये अपना इंडिया है, इंडिया से पहले आपको जाना पड़ेगा कहाँ? यूएसए, और फिर यूएसए से आप जाओगे यूरोप। ऐसा करके इसको समझो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो 65.57 जो रहेगा ना, वो दोनों में से हायर है, तो बाइंग रेट हायर वाला लेंगे। ठीक है? उसको इंटू करेंगे अपन इन दोनों में से जो हायर रहेगा। यूरोज़ का क्या हायर है, तो उसको इंटू करोगे तो अपना आ जाएगा। और इसमें गाइस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बैंक मार्जिन 50.5% का लेना है, तो प्लस 0.5% याद से परसेंट लगा देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है? तो अपना आंसर आ जाएगा ये जो आंसर है। ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर से बता रही हूँ, बाइंग रेट हमेशा हायर लेते हैं। इन दोनों में से जो हायर था वो लिए, इन दोनों में से जो हायर था वो लिए, दोनों को इंटू कर दोगे और उसमें ऐड कर देना मार्जिन को। 0.50% परसेंट को भी ऐड कर, मतलब ये पूरा सेम टू सेम कैलकुलेटर में लिखना, फिर आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमको दिया कि इंडियन कंपनी जो कि प्लान करेगी इन्वेस्ट करेगी यूएसए में, जब 8% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। ठीक है? इंडिया में, और 3% चल रहा है यूएसए में। कंपनी का स्पॉट रेट है 60.5। ठीक है? अब स्पॉट रेट 5 साल बाद एक्सपेक्ट करें अपना क्या होगा, रिमेन सेम होगा बोल रहा है। ठीक है? इन्फ्लेशन का रेट सेम सेम होगा, ये मानना है अपन को। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं इन्फ्लेशन का रेट अभी कितना है, 1.08 है इंडिया में, डिवाइड करेंगे यूएसए से तो 1.03 है।
ठीक है, अब 5 साल के लिए इसलिए अपन इसको होल्ड द पावर 5 कर दिए। ठीक है, अब अपना स्पॉट रेट को अपने हमेशा नीचे लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट, तो एक्सपेक्टेड को ऊपर लिए और डिवाइड किया अपना स्पॉट रेट से। फॉर्मूला होता है गाइस, याद कर लो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर यही आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला है गाइस, कुछ पढ़ाने लायक है नहीं इसमें, इसलिए आपको बोल रही हूँ लर्न कर लो, इसको लर्न कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया कि कंपनी है जिसका कैपेसिटी है 80,000 यूनिट्स बनाने की, अभी वो 20,000 यूनिट बनाता है, 100 रुपए वाला। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है, सिली क्वेश्चन एकदम। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखो 80,000 यूनिट बनाने की क्षमता रखता है, बट 20,000 ही बना रहा है, 100 रुपए वाला। अब वो बोल रहे हैं जैसे ही वो डबल करेगा ना अपनी डिमांड, वैसे ही उसका सेलिंग प्राइस 10 रुपए से कम होगा। तो गाइस वो बोल रहे हैं कि 80,000 तक पहुंचना है, अभी आपके पास 20,000 है। 20,000 को डबल करोगे तो पहले 40 जाओगे, 40 को डबल करोगे तो 80 जाओगे, मतलब 2 बार करना पड़ा। तो आपकी कॉस्ट को कैसे कम करोगे? अभी 100 में बेच रहे हो, एक बार डबल किए तो 90 में बेचोगे, एक बार डबल किए तो 80 में बेचोगे। तो ये 80 आ गया। 80 में आपको बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन 25% की लेना है, तो माइनस 25% करोगे तो अपना आप आ जाएगा ₹60। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा कि 80 कैसा आया। 2 बार की मैं कैसे की, अपना 20,000 से अपन को 80 जाने के लिए पहले 20 से 40 करना पड़ा, 40 का डबल 80 होता है। 2 बार हुआ, इसलिए यहाँ पे 2 बार अपन डिफरेंस कम किए। मतलब 100 में एक बार कम करोगे तो 10, फिर कम करोगे तो 10, तो 20 कम हुआ तो फिर वो 60 आ गया। सॉरी, 20 कम हुआ तो 80 आ गया। 80 में 25% अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करोगे तो अपना आ जाएगा, कॉस्ट कितना आएगा 60। देन अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है मशीन को पैक करके। ठीक है, अपने पास गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कुछ नहीं करना है। देखो इसमें जो अपने को कंपोनेंट दिया हुआ है ना, उससे अपन को इसके जो कॉस्ट ड्राइवर्स है उनको खोजना है। जैसे कि स्पेयर पार्ट्स का 50 इक्विपमेंट पार्ट्स है। ठीक है, इसमें भी पार्ट्स है, इसमें पार्ट्स है, इसको इंटू कर देना। फिर इसका मशीन आवर है, इंटू कर देना। असेंबली लाइन इंटू कर देना। इंस्पेक्शन और इंटू कर देना, टोटल करोगे अपना आ जाएगा ये। अब अपन को दिया हुआ है कि अपना ना 40 अपना कैन पैकिंग मशीन आया है, मतलब 40 मशीन का करना है अपन को ऑर्डर। तो दोनों को इंटू करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो इजी, डैम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी लिमिटेड है गाइस, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रही है। अपने को ना एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और अपन को एक्चुअल आवर्स निकालना है गाइस। फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा, क्वेश्चन नहीं याद है तो याद कर लो। स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर को माइनस करते हो और स्टैंडर्ड रेट से इंटू करते हो तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर दिया हुआ है तो आंसर लिख देना। फॉर्मूला को पुट करोगे, एएच को एच मानना, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा 2200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड बीईपी इफ कंपनी एबल टू रिड्यूस इट्स वेरिएबल कॉस्ट। जैसी गाइस आप कॉस्ट को कम करते हो कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। कंट्रीब्यूशन इज मतलब नथिंग, वो हमारे लिए फायदे की चीज होती है। और कॉस्ट हमेशा अपने को कम करना होता है, प्रॉफिट हमेशा बढ़ाना होता है। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, और बीपी क्या होगा, कम होते जाएगा। ब्रेक इवन जितनी जल्दी रिकवर होता है ना उतना अच्छा होता है, ताकि एमओएस में जा सके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब वो वाला एरिया ज़्यादा अच्छा होता है अगर बीपी के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें अपन को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है हमको, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है, और अपन को मार्जिनल प्राइस वेरिएंस दे दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस ली जो दिए रहता है ना गाइस, वेरिएंस उसका फॉर्मूला लगा दिया करो। ठीक है, अभी ऊपर अपन एफिशिएंसी दिया था ना, यहाँ पे एफिशिएंसी दिया था तो उसका फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पर अपन को मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। ये एपी को कांस्टेंट रखना, एपी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गाइस, अपन का एस लिमिटेड है जो कि इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस करता है। ठीक है, तो उसका देखो, सबसे पहले अपना एसेट ले लेंगे, टोटल एसेट की है, उसको अपन को पर यूनिट वाइज से डिवाइड करेंगे सो दैट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आ गया। उसके बाद फिर अपन को क्या दिया हुआ है, अपने को फिक्स्ड एनुअल एक्सपेंसेस है उसका भी पर यूनिट निकाल लोगे, और वेरिएबल का 10 रुपये दिया ही है। ठीक है गाइस, अब अपन को दिया कि डिजायरेबल अपना जो आरओई है वो 28% है। 28% असेट का होता है हमेशा, तो असेट का जो निकाले तो उसका 28% भी निकाल लेना, तो अपना टोटल आंसर आ जाएगा 12.7, ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्विक रिवीजन करा देती हूँ। जितना एसेट है ना उसको टोटल करोगे तो आपका 10 लाख आएगा, 10 लाख से वो 4 लाख से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट का 28% कमाना है, तो वो कितना होगा,
वो होगा 0.7, ठीक है। ₹2 अपन को कैसे आएगा, 8 लाख में से 4 लाख को डिवाइड करोगे, पर यूनिट निकालोगे, तो अपना ₹2 उसका खर्चा आ जाएगा और ₹10 गिवन है, तो टोटल आ जाएगा 12.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी जो है यूज़ करी ट्रेडिशनल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम, इंस्पेक्शन वगैरह करती है, तो वो सोची थी कि उसका ₹17,060 लगेगा, जब वो 2 बजट मतलब वो सोची थी नहीं, नहीं, सॉरी, 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 एक्चुअली उसका लगा है 17,000 17,000 नहीं यार, 1700 है, 17,060 असली में उसका खर्च हुआ है, जबकि वो सोची थी कि मेरा तो 2,000 खर्च होगा करके, ठीक है। उसके बाद फिर वो सोची थी कि 10,000 यूनिट्स बनाऊँगी मैं, और बैचेस जो रहेंगे वो 1000 की रहेगी, बट एक्चुअल में ना वो 9000 की हो गई और बैचेस तो 11 ही लगी। तो गाइस अपन क्या सोचे थे असली में, अपन क्या सोचे थे बजट में कि 2000 अपन लगाएँगे खर्चा और उसमें से 10 बैच बनाएँगे, ठीक है? तो 2000 डिवाइड बाय 10 करेंगे, और 10 कैसा आएगा पूछोगे मैम, 10 कैसा आया? तो 10 कैसे आएगा देखो, 10,000 अपन यूनिट बनाएँगे सोचे थे और 1000 यूनिट बनता बैचेस में। तो असली में कितनी बैचेस हम बजटेड बैचेस कितनी थी? 10 बैचेस थी। ये आ गई बजटेड बैचेस, ठीक है? और 2000 जो है वो हमारा एक्चुअल बजटेड खर्चा है, मतलब इतना रुपए खर्च करेंगे। तो जब अपन 2000 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो अपना आ जाएगा ₹200 पर बैच का खर्च। आई होप गाइस आप समझे होंगे। कैसे निकाली मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा पेन का कलर चेंज करके। देखो, आप सोचे थे कि मैं 10,000 यूनिट बनाऊँगी और हर बैच में जितना भी 1000 बैच डालूँगी, मतलब एक बैच में 1000 यूनिट बनाऊँगी और वैसे करके मेरे को 10,000 यूनिट्स बनाना है। तो आपको पता है कि आपको 1000 डालना है एक बार में और 10,000 टोटल बनाना है। तो बैचेस कितने हुए? 10 बैचेस हुए। अब अपन को सोचे थे कि 2000 ही रुपए हमारे पास, तो 2000 ही खर्च करेंगे, तो 2000 में डिवाइड बाय 10 करोगे, तो एक बैच को बनाने में आपको ₹200 का खर्च आएगा। ओके गाइस? आगे बढ़ते हैं। अ प्रोजेक्ट हैज़ अ इक्विटी बीटा। गाइस ये सीएपीएम मेथड का फॉर्मूला लगाओगे, आपसे एक बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, 12% का अपना आरएफ है, आरएम माइनस आरएफ करोगे इंटू बीटा करोगे, अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है? अब उसको ना गाइस याद रखना कि जो बीटा है ना, ये अपने को 2 अलग-अलग दिया है, डेट का दिया है 0 और 75% अपना इक्विटी का दिया है। तो सीएपीएम से जो आंसर आएगा ना, उसको अपन 75% करेंगे। देखो मैंने किया 75%, और जो इसका आंसर आएगा ना, इसका डेट वाले का, उसको अपन जब 0 से इंटू करेंगे ना गाइस, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो अपन ऐड करते हैं, वो लास्ट में ऐड करते हैं। इसलिए जो लास्ट में 8 आपका जो लास्ट में क्या ऐड होगा, अ, अपना आरएफ ही ऐड होगा ना, 12% ही ऐड होगा। 12% का 25, ये कैसे आएगा? 12% इंटू 25%, तो ये आपका आ जाएगा ₹3। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो अपना आ जाएगा 18.3। ठीक है गाइस? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ये सीएपीएम मेथड का, बाकी तो ईज़ी है, वैसे कुछ है नहीं। ठीक है? अब गाइस पूछ रहा है कि एक शैडो प्राइस ऑफ अ स्किल्ड लेबर फॉर एसडी इज़ इन कटिंग ₹10 पर आवर। इससे आपको क्या मतलब है? गाइस इससे इसका जो भी मतलब है हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ना एक और एमटीपी में सेम क्वेश्चन आया है, एमटीपी 2 पे। ठीक है? देख लेते हैं। 1 सेकंड। हाँ, अब देख लेते हैं। शैडो प्राइस ऑफ स्किल्ड लेबर का क्या मतलब होता है अगर ₹10 में खर्च कर रहे हैं? तो देखो शैडो प्राइस का मतलब होता है शैडो प्राइस फॉर अ स्कैर्स रिसोर्सेज इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गाइस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, याद रखना। शैडो प्राइस एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट वुड बी लॉस इफ 1 यूनिट लेस ऑफ अ रिसोर्सेज इज अवेलेबल। अगर एक थोड़ा-सा भी कमी हो जाएगी रिसोर्सेज में ना, तो उसकी वजह से हमको जो लॉस होता है उसको बोलते हैं अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। It is a similar the amount of additional contribution that would be earned if 1 unit more of the resources were available। और अगर 1 यूनिट भी और एक्स्ट्रा अवेलेबल होता ना, तो हमको थोड़ा ज़्यादा कमाई हो जाती। ठीक है? तो स्कैर रिसोर्सेज की वजह से ही खर्च आता है। तो ये assumption है कि स्कैर रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो द assumption that scarce resources is available at its normal variable cost। ठीक है? आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। वैसे इसका आंसर, इसका क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है, बट यही है, यही लिखना है एग्जाम में आएगा तो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आरबीआई? डू इफ आरबीआई इंडीड टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ अ मनी एज पार्ट ऑफ एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी।
ठीक है गाइस, अगर आरबीआई जो है वो कम कर देता है ना सप्लाई ऑफ मनी, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन बोल रही हूँ, एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी के पार्ट में अगर वो कम कर देता है मनी की सप्लाई को, तो क्या ये अच्छी बात है? मतलब अच्छी बात तो नहीं पूछ रहा है, मतलब पूछे कि क्या इफेक्ट आएगा। तो जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है ना गाइस, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सीएसआर वो बढ़ जाएगा। What does RBI do if RBI need to reduce the supply of money as a part of एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी? गाइस पूछ रहा है कि क्या करेगा आरबीआई अगर वो रिड्यूस कर देता है मनी सप्लाई को, सो दैट हमारा इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो गाइस हमको कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेथड इंक्लूड द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, their comparison with actual cost and measure the analysis of variances? गाइस अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट में करते हैं, सो इजी। क्वेश्चन रिपीटेड है गाइस, ब्लैक फर्स्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप एकदम पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, व्हेन यू वेट अंटिल मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट हैज कंप्लीटेड एंड देन रिकॉर्ड ऑल द रिलेटेड इश्यूज ऑफ इन्वेंटरी फॉर स्टॉक, देन इट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। गाइस ये वाली थ्योरी बहुत इजी है, इसको याद कर लो, और इसका आंसर ब्लैक फर्स्ट अकाउंटिंग होते भी याद कर लो, हमेशा आता ही है क्योंकि। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टी लिमिटेड है, वो कुछ प्रोडक्ट को सेल करने वाला है, तो उसका रेवेन्यू आने वाला है उसका इतना। ओके, वेरिएबल कॉस्ट इतनी आने वाली, फिक्स कॉस्ट इतनी आने वाली है, नेट इनकम उसको इतनी कमाना है, हमसे पूछ रहा है, और उसमें टैक्स अपना गाइस उसको चाहिए 30%। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको इनकम इतने रुपए की कमाना है आफ्टर टैक्स। ठीक है गाइस, इसमें जो टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो हमको टैक्स का अमाउंट और इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि ये खुद 70% है, और 30% तो टैक्स पे करेंगे, तो उसको और इंक्लूड करोगे तब जाके 100% इनकम आपको कमाना है। तो गाइज ये फॉर्मूला होता है, ये गोल्डन फॉर्मूला होता है, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करते हैं इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। ये फॉर्मूला लगाने से इसमें से कोई भी एक अमाउंट, मतलब जो भी चीज गायब रहती है एक, उस पे ये फॉर्मूला लग जाता है। मैंने इस फॉर्मूला का नाम गोल्डन फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है guys, तो 50,000 अपने को फिक्स कॉस्ट दिया, ऐड कर दो। उसके साथ प्रॉफिट हमको दिया हुआ है ये 63,000, जो 70% है, इसलिए मैंने ग्रीन पेन से 70% लिखा है। आई होप आप समझे होंगे कि 30% का टैक्स अभी इसमें एडेड नहीं है, इसलिए ये 70% के बराबर है अभी। ठीक है, सेल्स हमको पता नहीं है, तो मैंने सेल्स को सेल्स लिख दिया है, और पीवीआर नहीं पता, बट कॉन्ट्रीब्यूशन तो पता है ना। कैसे पता चला? देखो, हमको 2,40,000 में हमको बोले 600 रुपए का सामान है और 400 सेट बन रहा है, तो इससे अपन निकाल लेंगे कि 1,60,000 अगर हमारी इनकम है, इनकम इन द सेंस अमाउंट है, ठीक है, तो उसमें कितना रुपए का अपना वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो इसको अपन डिवाइड बाय 1,60,000, डिवाइड बाय करोगे आप 400 ना, तो आपका आ जाएगा 400, जो कि 400 रुपीज हो जाएगा। ये 400 यूनिट से डिवाइड क्यों, तो आपको रुपीज 400 आया है। ठीक है गाइस, ये अपना आ गया वेरिएबल कॉस्ट। अब आप फिक्स सॉरी रेवेन्यू में से अपना माइनस करते हो जब वेरिएबल कॉस्ट, तो 200 आपका आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, तो इससे अपना आ जाएगा 700 यूनिट्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 700 यूनिट्स आपका आंसर आएगा। उसको आपको इंटू करना है 600 से, क्योंकि एक समान 600 का सेल होता है, तो अमाउंट के टर्म्स में आपका आ जाएगा 4,20,000 सेल्स। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ केस वेयर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कैन बी अप्लाई। जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, वो वाला केस बताओ। गाइस ये क्वेश्चन याद रखना है, इसका क्वेश्चन का एक और एमटीपीएस में सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, टू द एंटिटी सेम different product using unique process cannot follow uniform costing। बोल रहा है कि जैसे कि एंटिटी सेम होता है बट अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, यूनिक प्रोसेस होती है, तो उस जगह पे ना यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई नहीं हो सकती, बोल रहा है। ठीक है, नॉट भी अप्लाई, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का ये रहता है कि सब सेम होना चाहिए तब मैं अप्लाई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट आर द टास्क एसोसिएटेड विद एबीसी सिस्टम। एबीसी सिस्टम से मिले हुए कौन से टास्क है? तो देखो, बिकॉज कॉस्ट इज एलोकेटेड बेस्ड ऑन कॉस्ट पूल रेट्स, सो होल प्रोसेस स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, followed by identification of cost pool and determine of rate and their allocations। मतलब कह रहा है कि जैसे कि सारी कॉस्ट जो रहती है वो एलोकेट होती है कॉस्ट पूल रेट के हिसाब से। ठीक है, तो उसका जो होल प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं उसको, फिर फॉलो करते हैं कॉस्ट पूल को, और फिर डिटरमाइन करते हैं रेट। गाइस ये वाला क्वेश्चन अपने मैचिंग में भी पढ़े थे अपन, इसी में था क्या वो मैचिंग, इस एमटीपी में? ये
ये नहीं आया तो था, ये रहा। ये क्वेश्चन सेम है गाइस, फिर से 2 बार एक ही एमटीपी में 2 बार क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया। सोचो कितना इजी है। आपको बस थोड़ा अपना स्मार्ट वर्क यूज करना है और आपको क्रैक हो जाएगा सेम क्वेश्चन 2 बार। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। और ऐसा ला आगे के एमटीपी में भी आएगा अभी, तो मैं वहां पर स्किप कराऊंगी। ओके गाइस, ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस मैंने एक बार करा दिए मैं रिपीट नहीं कराऊंगी। ओके, हम दोनों का टाइम सेव होगा उससे। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, देखो कॉस्ट एलोकेट होती है ना, तो उसको अपन सबसे पहले कॉस्ट रेट के हिसाब से एलोकेट करते हैं। फिर पूरे स्टार्ट सबसे पहले अपन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ड्राइवर को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे उसके पूल को, और फिर रेट डिटरमाइन करके उसको एलोकेट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइस हमारा ये वाला एमटीपी यहीं पे खत्म होता है। इसकी थ्योरी डिस्कशन कर लेते हैं अब। ठीक है, गाइस मैंने सोचा है कि हम लोग एमटीपीज का भी थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि 3 एमटीपी हमारे पास, तीनों एमटीपी में क्या क्या थ्योरी क्वेश्चन आए हैं, सो दैट हम लोग मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर पाए। ओके गाइस, तो चलो देखते हैं सबसे पहले वाले एमटीपी में कौन कौन सी थ्योरी है। गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके एमसीक्यूज की वीडियो ना मैं अपलोड करवा देती हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके, देन आप लोग एमसीक्यूज भी पक्का देख लेना, मैं तीनों एमटीपी को कवर करते हुए एमसीक्यूज करवाऊंगी। ठीक है गाइज, और आपको ये भी बताना चाहती हूँ मैं कि ना बिट क्वेश्चंस जो है ना, मतलब जो अपने एमसीक्यूज आते हैं अपने इंस्टीट्यूट के, वो और एमटीपीज में जो है वो सेम ही है पूरे टाइप के। तो उसको करने से अच्छा अपन ये 3 एमटीपी कवर करेंगे, मोर देन सफिशियंट रहेगा वो। ओके गाइज, तो चलो देख लेते हैं अब थ्योरी क्या है। छूट गया यार, ये रहा। हुँ। यहाँ से देखो सेक्शन सी स्टार्ट हुआ है। सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन पहला आता है। ठीक है गाइस? पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। देन अपना क्वेश्चन आया इसी के साथ बी में क्या है? क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अराइजिंग आउट ऑफ वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट? मतलब पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, जब वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग के साथ हिसाब से अपन क्या करते हैं, कॉस्ट को एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है? तो देखो आंसर दिया हुआ है। अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, overhead which occupies an important share of a total cost structure of a firm is generally allocated based on volume based allocation rate। मतलब बोल रहे हैं कि जब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग करते हैं ना, तो ओवरहेड जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टोटल कॉस्ट में। ओके गाइस, देन वो एक स्ट्रक्चरल पार्ट है फर्म का। ठीक है, तो अपन को उसको एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसको अपन वॉल्यूम बेस्ड में एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है रेट रेट पर लेबर आवर, रेट पर मशीन आवर, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब टाइप के रेट्स में अपन उसको एलोकेट कर देते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक है, it does not take any into the consideration of disappropriation consumption service departments। गाइस इसको अपन ना सर्विस डिपार्टमेंट में ना उतना ज्यादा लेके नहीं जाते। ठीक है, एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट कॉस्ट गेट डिस्टोर्ड। मतलब बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट ना उसके वजह से ना गड़बड़ा जाती है। ठीक है, सम प्रोडक्ट आर ओवर कॉस्टेड वाइल अदर कॉस्ट आर अंडर कॉस्टेड। मतलब कुछ प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और कुछ की कम। इसका रीजन ये बोल रहा है कि इसका रीजन ये है कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है ना, उसमें ओवरहेड को अपन अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके वजह से प्रोडक्ट का प्राइस कम ज्यादा रहता है। सीधा सीधा ये कह रहा है। द बेसिक assumption in cost allocation is the higher the volume the greater the shape of indirect cost to the product। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा प्रोडक्शन का ना, उतना ज़्यादा ही हमारा ओवरहेड जो रहेगा उसको उसमें अपन को एलोकेट करना है। अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड को बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। दिस इज सिंपलिस्टिक assumption डाइज नॉट होल्ड गुड्स इन रियलिटी। मतलब गाइज ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता है। ओके गाइज, तो अपन को क्या करना है, अपन को एक अच्छा मेथड ढूंढना है जिससे अपन ओवरहेड को एब्सॉर्ब करवाएंगे। ये तो पुरानी बात हो गई, ट्रेडिशनली ऐसा होता था। ओके देन सॉरी गाइस, बट मौसम की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आपको आवाज़ में भी लग रहा होगा कि मैम की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। कोऑपरेट कर लो गाइस थोड़ा-सा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। एबीसी एनालिसिस, ठीक है? ये जो अपन देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होता है इज़ is a system that focus on activity as a fundamental cost object and uses the cost of activity for computing the cost of a product। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये एक एक्टिविटी होती है, फंडामेंटल कॉस्ट होती है गाइस, फंडामेंटल कॉस्ट। ठीक है,
एक्टिविटी एज फंडामेंटल कॉस्ट, मतलब ये फंडामेंटल कॉस्ट एक एक्टिविटी की तरह होती है, ठीक है, जो हमको यूज करते हैं, अपन जिसको यूज करते हैं, ठीक है, कंप्यूट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट निकालना है तो उसका अपन क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिफाइंस द प्रॉब्लम, इसमें जो प्रॉब्लम अपने ट्रेडिशनल में होती थी उसको रिफाइन कर देती है, मतलब हटा देती है। कैसे, देखो अब बता रहा है, इन ट्रेडिशनल सिस्टम कॉस्ट एनालिसिस इज डन बाय प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट एनालिसिस को अपन प्रोडक्ट से करते हैं, ठीक है। इन एबीसी द मैनेजर्स फोकस अटेंशन ऑन एक्टिविटी रादर देन प्रोडक्ट, इसमें अपन क्या देखते हैं, ज्यादा एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को नहीं देखते, एक्टिविटी को देखते हैं। बिकॉज द एक्टिविटी इज वेरियस डिपार्टमेंट में कंबाइन द कॉस्ट ऑफ सिमिलर एक्टिविटी असर्टेन, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग, रिपेयर ऑफ मशीनरीज। तो ठीक है गाइस, इसमें ना जो ट्रेडिशनल होता है ना, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को लेते हैं, एक्टिविटी में एक्टिविटी को लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी दिया हमको, मटेरियल हैंडलिंग, सर्विसेज, क्वालिटी चेक, अगर ये सब, ठीक है। इफ डिटेल्ड कॉस्ट आर केप्ट बाय द एक्टिविटीज, द कॉस्ट, द टोटल कंपनी कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन, एनालाइज्ड, प्लान एंड कंट्रोल्ड। मतलब अगर अपन डिटेल कॉस्ट देखा जाए ना किसी एक्टिविटी का, ठीक है, डिटेल कॉस्ट देखोगे तो कंपनी का टोटल कॉस्ट में सब टाइप की एक्टिविटी होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है गाइस। देन आगे देखते हैं, अनलाइक द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, मैनेजर कैन एबीसी मैनेज एक्टिविटी नॉट द प्रोडक्ट, चेंज इन एक्टिविटी लीड टू चेंज इन कॉस्ट। गाइस ये कह रहा है कि थोड़ी सी एक्टिविटी चेंज होती है ना, तो हमारी कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। देयरफॉर इफ एक्टिविटी आर मैनेज वेल, कॉस्ट विल फॉल, और अगर हम सही सही एक्टिविटी और एकदम परफेक्टली करेंगे ना, तो हमारी कॉस्ट कम ही होगी, ऐसा कह रहा है ये, ठीक है। और द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज मोर कॉम्पिटिटिव, वो प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब, एलोकेटिंग ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉस्ट ड्राइवर, एलोकेट बेस सच एज यूनिट, मतलब अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर को उसको एलोकेट कर देंगे, जैसे कि यूनिट बेस ले लिए, या परसेंटेज ऑफ मटेरियल ले लिए, या प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज ले लिए, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल दिया है। कैन रिजल्ट टू अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट कॉस्ट, और इससे ना अपनी अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी, बिकॉज द ट्रेडिशनल सिस्टम फेल टू कैप्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पहले के जो सिस्टम होते थे ना, वो क्या करते थे, कॉस्ट और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना पाते थे। बट जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो वाइसर है, मतलब ज्यादा होशियार है, ठीक है। वो क्या करता है, डिसीजंस जो रहते हैं वो कैसे लेता है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कॉस्ट किस वजह से आ रहा है, ठीक है, और उसको उससे मिला के फिर एक एक्यूरेट मैनर में अपना कॉस्टिंग करता है, ठीक है। देन एबीसी जो रहेगा वो हाईलाइट करता है प्रॉब्लम को जो डिजर्व करती मैनेजमेंट अटेंशन, ठीक है, मतलब जो मैनेजमेंट के अटेंशन में पता होना चाहिए उनको, वो सारे प्रॉब्लम को वो हाईलाइट करता है, उसका डिटेल एनालिसिस करता है और उसका एक्शन प्लान बनाता है। आई होप गाइस इसके साथ आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर किस टाइप से लिखना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जो हो चुका है खत्म, ठीक है। मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ सो दैट आपको एक बार याद करने में ईज़ी हो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में पूछा था कि क्या प्रॉब्लम होती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, प्रॉब्लम बताना है। सबसे पहले आप ये तो बताओगे ना कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होती है, तो मैंने आपको बताया अभी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है जिसमें अपन ओवरहेड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जो एबीसी एनालिसिस है वो बोलता है कि हमको एक्टिविटी में एब्ज़ॉर्ब करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट में, ठीक है। और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो देखो प्रॉब्लम क्या-क्या बताया, पहली प्रॉब्लम बताया कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है वो प्रोडक्ट में होती है, ठीक है, और जो एबीसी एनालिसिस होती है वो एक्टिविटी में होती है। पहली प्रॉब्लम ये थी। सेकंड में ये बताया है कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है ना वो मैनेज करती है ना? मैनेज नहीं कर पाती है, मतलब क्या मैनेज नहीं कर मतलब वो क्या करती है, जैसे-जैसे चेंज करती है ना एक्टिविटीज़ में, वैसे-वैसे उनका कॉस्ट चेंज हो जाता है। बट वो बोल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रॉब्लम है अपनी एक्टिविटी चेंज करने में ना, अगर अपन एक्टिविटी को मैनेज करेंगे ना तो अपने आप कॉस्ट जो है वो कम होएगी, ये कह रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में बोल रहा था कि अपन ना एक सिंगल कॉस्ट ड्राइवर ढूँढते हैं और उसको एलोकेट कर देते हैं पूरे ओवरहेड को उसमें। जैसे कि मटेरियल का है तो पूरे मटेरियल मटेरियल के हिसाब से पूरे ओवरहेड को बाँट दो। लेबर ले रहे हो तो पूरा लेबर के हिसाब से बाँट दो। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है अपन को ऐसे नहीं करना है, अपन को कॉस्ट ड्राइवर खोजना है, उसकी कॉज़ और इफेक्ट को खोज के फिर उनको जोड़ के फिर एब्ज़ॉर्ब करवाना है। ठीक है, और लास्ट हमको ये बोलता है कि एबीसी जो रहता है ना वो हाइलाइट करता है जो भी मैनेजमेंट मैनेजमेंट को बताने में तकलीफ है और उसका प्लान कैसे करना है, ये सब भी बताता है।
आई होप गाइस इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो। गाइस मैं अपनी इंटर के एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ कि एमटीपीस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले साल एमटीपीस पढ़ के गई थी बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट पे, और मेरे एग्जाम अच्छे से क्लियर हुआ था। उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी पूरा एमटीपीस जो मेरे साथ मैं आपका करवाऊंगी पूरा आपका एमटीपीस, एमसीक्यूज और थ्योरी तो एकदम 100% करवाऊंगी। ठीक है, तो आप वो मेरे साथ देखते रहिए वीडियो को ताकि आपको अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे हेल्प करती है हमको रिफाइन करने में कॉस्ट सिस्टम। आई होप गाइस हम लोग इसके साथ ही पढ़ लिए क्या? हाँ, हम लोग इसके साथ ही पढ़ लिए भूल से। ठीक है, मैं तो रिवीजन भी करवा लिया, आप लिख लेना आंसर। ओके, पहला आंसर सिर्फ इत्तू सा था। ओके, सेकंड आंसर था बड़ा सा, बट बात तो उसी उसी की कर रहे थे। ठीक है, एक जैसा क्वेश्चन था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। गाइस दो क्वेश्चन था, उससे दोनों आंसर हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितना इजी है, और इंटर में आता है ऐसा क्वेश्चन, देखो कितना इजी है। आराम से आएगा मार्क्स आपकी, चिंता मत करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करो, बस अपने आप सब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपन रिलेवेंट कॉस्ट और रिलेवेंट रेवेन्यू देख लेते हैं क्या होता है। देखो गाइस बहुत ज्यादा इजी है, ये देख लेते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट अप्रोप्रिएट टू एड द मेकिंग स्पेसिफाई मैनेजमेंट डिसीजंस। गाइस जब अपन कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, मैनेजमेंट का स्पेसिफिक कोई डिसीजन लेना रहता है ना, तो रिलेवेंट कॉस्ट जो रहता है उसमें जो भी एप्रोप्रिएट रहता है, मतलब जो डिसीजन को तुम्हारे हिला है उसको रिलेवेंट बोलते हैं। जैसे कि समझ लो कि कोई कॉस्ट है जो आपके डिसीजन में कंसीडर ही नहीं होती, तो उसको लेने का क्या फायदा, उस फैक्टर को लेने का क्या फायदा। आप सिर्फ उन्हीं फैक्टर को लो जो आपके डिसीजन को चेंज कर सके, उसको रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। एक लाइन में बता दी मैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट दैट डिफर अमंग ऑल्टरनेटिव्स। मतलब ये फ्यूचर कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, मतलब हमको ऐसा लग रहा होता है कि यार आगे जाके ना ये लगेगा। ठीक है, और फिर सिमिलरली रिलेवेंट रिवेन्यूज, रिवेन्यूज मतलब जो अपने को इनकम होने वाली। ठीक है, एक्सपेक्टेड, अपने अपन जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ आगे जाके हमको ये रिसीव होने वाला है, ये इनकर्ड होने वाला है, ये रिसीव होने वाला है। ठीक है, दैट डिफर अमंग ऑल्टरनेटिव्स। दोनों जो है वो एकदम की है। ठीक है, रिलेवेंस का कॉस्ट एंड रिवेन्यू आर अकर्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में होता है। एक तो पहला पॉइंट ये लिखना, और दूसरा पॉइंट ये लिखना कि डिफर अमंग ऑल्टरनेटिव्स, अलग अलग ऑल्टरनेटिव में अलग अलग होता है। ये तो पूरा याद करवा के ही छोड़ूंगी मैं आपको। देखो गाइस बहुत इजी है, इसको छोड़ के नहीं आना, पूरा पूरा ये लिख के आना एग्जाम में। देखो ये लिखना कि रिलेवेंट कॉस्ट जो होती है वो एक अप्रोप्रिएट होती है जो अपन स्पेसिफाई मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं, और ये फ्यूचर की कॉस्ट होती है, एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, पक्का लिखना ये लाइन। ठीक है, और रेवेन्यू का वही लिख देना, बस कॉस्ट की जगह रेवेन्यू उसका ना पूरा सेम चिपका देना, आखिरी में सेम पॉइंट जो ऊपर पैराग्राफ में लिखा है उसको नीचे 2 बार लिख देना। क्या लिखोगे कि कॉस्ट और रेवेन्यू जो होते हैं वो फ्यूचर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, व्हाई वुड यू क्लासिफाई कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, पूछ रहा है कि हम लोग क्यों हमारी कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को, मतलब ठीक है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो देखो क्वालिटी वाली कॉस्ट पहले से सोचना है होती कौन सी होती है, यार क्या पता कौन सी होती है। प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये सारी होती है हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होगी, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। याद करो गाइस, फिर से बोल रही हूँ मैं, कौन कौन सी होती है क्वालिटी की कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अरे यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैसे भूल गए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत प्यारा लगता है तो मुझे। देखो अब देख लेते हैं क्या होता है मैम, इक्वालिटी क्या, पता नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग पुअर क्वालिटी। गाइस जैसी हमारी क्वालिटी पुअर होने वाली रहती ना, उससे हम बचा लेते हैं उसको। नहीं 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 नहीं, पुअर मत होना। ठीक है, तो उसको जब बचा रहे हैं ना अपन, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट, नाम से पता चल रहा है ना। ठीक है, दे इंक्लूड क्वालिटी प्लानिंग कॉस्ट, उसमें अपन को क्या रहेगा कि हम लोग को प्लान करेंगे ना, उसका भी खर्चा लगता है, प्लान करने का भी। ठीक है, सच एज कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लान्स। ठीक है, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी खर्चा लगता है। ठीक है, also include the cost of a product process design and collection customer information of designing process। ठीक है, एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है इसमें, क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो कैसे सामान बनाना है उसकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ठीक है, क्वालिटी सर्कल्स, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेस, हाँ सॉरी प्रोसेस। ठीक है, फिर सिस्टम डेवलपमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सारी कॉस्ट लगती है। आई होप प्रिवेंशन कॉस्ट के ऊपर आप आराम से एक पैराग्राफ लिख सकते हो अब। ठीक है,
अप्रेजल कॉस्ट देख लेते हैं। अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है? अप्रेजल कॉस्ट आर इनकर्ड इन अ प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग डिफेक्ट्स, मतलब अनकवरिंग डिफेक्ट्स। They include the cost of quality inspection, product testing, performing audit to make such quality standards are being met. ठीक है guys, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं इसमें? ये अप्रेजल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? एक प्रोसेस होता है वो जिसमें अपन अनकवर करते हैं डिफेक्ट्स को, मतलब जो डिफेक्ट्स है वो छुपे हुए रहते हैं, उनको सामने लाते हैं, समझे? ये ऐसे समझ लो आपकी आपका ना मटेरियल मटेरियल है इतना सारा, ठीक है? अब इसमें से आप ऐसे खोद-खोद के निकाल रहे हो, इसमें से कुछ तो निकल जाया करके। तो इसमें अगर आपको डिफेक्ट मिला, ये डिफेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें जो ये और बहुत मस्त वाला एग्ज़ाम्पल है, रुको देती हूँ मैं। ये समझ लो आपका आप शुगर बैग्स बनाते हो, शुगर मतलब शक्कर के बैग्स बनाते हो, उसमें शक्कर है बहुत सारी, ठीक है? तो गाइस शक्कर है, बहुत सारी शक्कर है। अब शक्कर में ना कुछ-कुछ व्हाइट कलर के ना वो होंगे, व्हाइट कलर के ना कुछ डिफेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसी दूसरा कचरा मटेरियल डल गया होगा मान लो, या फिर आप चावल का एग्ज़ाम्पल ले लो, चावल में तो रहता ही है क्योंकि कचरा, ठीक है? तो उसको अगर आप निकाल रहे हो बाहर, तो जब आप कचरा को सर्च कर के निकालोगे, ठीक है गाइज़? तो ये जो पार्टिकल्स आएँगे बाहर, ये सब डिफेक्ट्स है, ये तो ये अनकवर कर रहे हो ना आप डिफेक्ट को, तो ये इतना सा चावल निकालने के लिए भी आपको खर्चा लगेगा और इतना सारा आप बनाओगे उसमें भी आपको खर्चा लगेगा। सब में से जो भी उसकी डिफेक्ट्स है उसको बाहर निकालोगे, ठीक है? इसमें से जो भी जो अनवांटेड मटेरियल है उसको बाहर निकालोगे, तो उसके लिए क्या लगता है? खर्चा लगता है गाइस, कॉस्ट लगती है, ठीक है गाइस? तो उसके लिए जो कॉस्ट लगती है, उसको अपन बोलते हैं अप्रेज़ल कॉस्ट। आई होप गाइस आपको ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं तो आपको एक एक और एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ गाइस, जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना अभी अपन हाथ से निकाल रहे थे, वो उसकी ना बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी मशीन्स लगती मिल में, ठीक है? और मशीन से निकलता है, सॉटेक्स बोलते हैं, सॉटेक्स करके एक मशीन आती है, वो लगती है और वो फिर उस वो जो रहती है ना वो चावल में से कचरे निकालती है, ठीक है? तो उसका वो जो है ना वो अप्रेज़ल कॉस्ट होती है उसकी, ओके? उसमें वो लोग इंस्पेक्ट करते हैं मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इंटरनल फेलियर क्या होता है? इंटरनल फेलियर जो है ना वो एसोसिएट होता है पुअर क्वालिटी से, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी से बिफोर प्रोडक्ट रीचेस टू कस्टमर साइट। कस्टमर के दुकान, इंडस्ट्री या फिर उसकी साइट या फिर उसका घर कहीं पर भी जाने से पहले अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट में खराबी आएगी तो वो हमारी गलती है, इंटरनल फेलियर। वन टाइप ऑफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट इज रिवर्क व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग। हम लोग क्या करेंगे? उसको ठीक करेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन ना कपड़े का ले सकते हैं। जैसे कि कपड़ा है, ड्रेसेस होते हैं, बहुत महँगे-महँगे ड्रेस आते हैं, है ना? महँगे ड्रेस का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं अभी। तो जैसे कि ब्राइडल का ले लेते हैं अपन, ठीक है? ये ब्राइडल का लहंगा है, ठीक है? ये ब्राइडल का लहंगा और ये उसकी चुन्नी एंड एंड ऑल व्हाटएवर, ठीक है? तो ये हो गया ड्रेस। अब ड्रेस में बहुत सारा खाता है, ये बहुत सारे काम होते हैं जो कि एकदम माइन्यूट माइन्यूट रहते हैं। तो डिज़ाइनिंग का रहता है, इधर-इधर ज़्यादा डिज़ाइन है, मान लो ना, ठीक है? ये डिज़ाइन, अब ये जो डिज़ाइन है ना उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो गया, कुछ डिज़ाइन में डिफेक्ट हो गया या कुछ कपड़े में डिफेक्ट आ गया, तो उसको आप क्या करोगे? रीवर्क करोगे, मतलब उस पे काम करोगे, सिर्फ़ उस पार्ट पे काम करके उसको ठीक करोगे, सो दैट वो पीस डिफेक्टिव ना हो जाए। क्योंकि यार तुम्हारे लिए वो सिर्फ़ एक लहंगा है, बट जो वो कस्टमर खरीदने वाला है उसके लिए तो वो बहुत मैटर करता है ना, पहली बार आखिरी बार पहनेगा उस चीज़ को मेबी, ठीक है? तो रिवर्क कराओगे तुम उसको और उसको परफेक्ट बनाओगे सो दैट उसमें कोई भी डिफेक्टिव चीज़ ना हो और उसको ही बस ठीक करोगे ना, इसलिए उसमें रिवर्क हो रहा है। आई होप गाइज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मेरे बकवास से एग्ज़ाम्पल से भी काम की बात है, ठीक है? अब देखो सम टाइम द आइटम इज़ सो डिफेक्टिव दैट इट्स कैन नॉट बी करेक्टेड। कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आ जाता है। डिफेक्ट कैसे आ जाएगा? बहुत बड़ा डिफेक्ट आ सकता है। जैसे कि मतलब वो जो पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला वो पर्पज़ के यूज़ेबल ही ना रह जाए। तो उसको आप क्या करोगे? फेंक दोगे और क्या करोगे? तो उसको स्क्रैप बोलते हैं अपन। इट्स कॉस्ट इंक्लूड द मटेरियल, लेबर, अब उसमें मटेरियल लग चुका है, लेबर लग चुका है, मशीन कॉस्ट तो लग चुकी है। अब वो डिफेक्टिव सामान तो बन चुका है। Example, the cost of scrap, the cost of spoilage, the cost of rework, downtime due to defect in quality and retesting। ठीक है गाइस, इतने सारे खर्चे लग चुके हैं हमारे, बट अब वो काम का रहा ही नहीं तो हमको उसको फेंकना पड़ेगा तो वो स्क्रैप हो जाएगा। तो ये सब इंटरनल फेलियर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक्सटर्नल फेलियर क्या होते हैं?
एक्सटर्नल फेलियर आर इनकर्ड व्हेन इंफीरियर प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। गाइस सब जा चुका है हमारे यहाँ से बाहर, एक्सटर्नल हो गया ये। अभी तक घर में था तो इंटरनल था, घर से बाहर गया एक्सटर्नल हो गया। दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, तो कस्टमर कंप्लेन करेगा, कस्टमर रिप्लेसमेंट मांगेगा अपना वारंटी का, रिपेयर बोलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अपन को वो जो खर्चा एक्स्ट्रा लगता है वारंटी का, डैमेजेस ठीक करने का, रिटर्न आ जाता है सामान, तो उस सबको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल फेलियर। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म होता है। देखते हैं क्या आगे क्या क्वेश्चन है। हाँ, और ये जो पॉइंट बचा ये भी बता देती हूँ कि बेटर मैनेजमेंट के लिए हम लोग का जो क्वालिटी कॉस्ट होता है ना, उसको अपन डायरेक्ट करते हैं एम्प्लॉय और इंस्पेक्टर में, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे इनकर्ड करते हैं अपन, इनकर्ड इन ईच कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जैसे जैसे कॉस्ट लगती जाती है उसके हिसाब से उसको आप सॉल्व करते जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बचा अपना लीन अकाउंटिंग का क्वेश्चन। लीन अकाउंटिंग का क्या क्वेश्चन आया, देखो। लीन अकाउंटिंग इज अ जनरल टर्म यूज्ड बाय द चेंज required to the company accounting control measurement and management process to support lean manufacturing and lean thinking। lean accounting जो होता है ना गाइस, वो एक चेंज रिक्वायर्ड टू द कस्टमर अकाउंटिंग, मतलब कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज लाना है। तो जो चेंज लाना है ना उसको बोलते हैं अपन लीन अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, इट सपोर्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड लीन थिंकिंग, मतलब उसमें अपन को लीन मैन्युफैक्चरिंग भी करना और लीन सोचना भी वैसे ही है। ठीक है, most company embarks on a lean manufacturing soon find that their accounting process of a management method at odds with lean changes they are making। ठीक है, इसमें मतलब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उनमें चेंज कर देते हैं ना। लीन मतलब क्या, थोड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा। लीन का मतलब होता है लिटिल, थोड़ा। तो बोल रहे कि अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे अपने मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वो और चेंजेस लाता है, मतलब अलग ही हो जाता है आपका सब चीज। द रीजन ऑफ द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट मेथड्स वर डिजाइन टू सपोर्ट ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरिंग, दे आर बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन थिंकिंग। जब हमारा पुराना सिस्टम था उसमें सोचते हम बहुत सारा बनाएंगे, बहुत सारा बनाएंगे। बस लीन मैन्युफैक्चरिंग जो रहती है वो ये रूल को तोड़ दी है और तोड़ के बोली है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बहुत अनसूटेबल और होस्टाइल है। लीन चेंजेस करना चाहिए हमको कंपनी में, थोड़ू थोड़ू सा चेंज करो या लिटिल लिटिल से चेंज करो और उससे बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ ही क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। इसके बाद हमारे शॉर्ट नोट टाइप्स क्वेश्चन है जो कि अपन अब डिस्कस करेंगे। गाइस आपको अभी तक लग रहा हो कि मैम वर्कबुक से तो ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो अब देखो गाइस वर्कबुक वाले क्वेश्चन अब शॉर्ट नोट में आते हैं। देखो, जैसे वैल्यू इंजीनियरिंग अपन पढ़ चुके वर्कबुक में, अपन टीक्यूएम भी पढ़े हैं, बीपीआर भी पढ़े हैं, और ये पेट्रो का ये भी पढ़े हैं, मुझे याद है, और लर्निंग का आपका थ्योरी भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब देखो वर्कबुक के क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ पर आते हैं शॉर्ट नोट टाइप्स क्वेश्चंस में, और वो तो कंपलसरी क्वेश्चंस में आया था। इसके बाद गाइस हमारा ये फुल मार्क्स एक क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है एक, मेरे लिए भी। ठीक है गाइस, अपन शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं सो दैट अपन को याद हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन वैल्यू इंजीनियरिंग का है। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है? वैल्यू इंजीनियरिंग इज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक अप्रोच डायरेक्टेड एट एनालाइजिंग द फंक्शंस ऑफ सिस्टम, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज, सप्लाईज, लोअर लाइफ कॉस्ट लोअर लाइफ कॉस्ट है। ओके गाइस, तो देखो वैल्यू इंजीनियरिंग जो होता है ना वो एक सिस्टमैटिकल अप्रोच है जो डायरेक्ट करता है फंक्शन को सिस्टम के, ठीक है, और हमारे लाइफ साइकिल कॉस्ट को कम कर देता है, उसके खर्चे को कम कर देता है, परफॉर्मेंस को रिलायबली, क्वालिटी और सेफ्टी के साथ चलता है। ठीक है, ये जापानीज का है वैल्यू इंजीनियरिंग, जिसको अपन शॉर्टकट में वी बोलते हैं, वी। A systematical approach to analyze a function requirement of a product or service for a purpose of achieving the essential function at low cost। गाइस हम लोग ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे, ऐसे काम करेंगे सो दैट हमारा कॉस्ट रहेगा टोटल वाला वो लो आए। ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वो एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बकवास दिया था पूरा, ये काम की बात है। देखो वैल्यू इंजीनियरिंग जो वो एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है। वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल प्रोसेस होती है जिसमें अपन टीम वर्क के साथ क्रिएटिविटी करते हैं और इम्प्रूव करते हैं हमारी वैल्यू को। वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वो कोई गुड इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, बल्कि नहीं सजेस्ट करती है कि नॉट नॉट रूटीन प्रोजेक्ट और प्लान रिव्यू, इट इज़ नॉट टिपिकल कॉस्ट रिडक्शन, इट डज नॉट
चीपन द प्रोडक्ट और सर्विस, इट डज नॉट कट द कॉर्नर्स। मतलब क्या नहीं करती ये दिया है, मतलब ये गुड इंजीनियरिंग तो नहीं है। ठीक है, ये नॉट अ सजेस्ट प्रोग्राम, इट इज नॉट रूटीन, मतलब ये कोई रूटीन का काम नहीं करेगी आपका, ना ही आपको कोई प्लान रिव्यू देने वाली है, ना ही आपके कॉस्ट को कम करने वाली है, ना ही आपके सामान को सस्ता बनाएगी, और ना ही अपने कॉर्नर को कट करने वाली है। ठीक है गाइस, तो इसके अलावा कुछ होता है ना, वो सब करेगी ये सब तो ये नहीं करेगी। कितने इंटरेस्टिंग दिया है ना। एक बार और पढ़ लेते हैं सो दैट हम लोग को अच्छे से याद हो जाए। देखो, वैल्यू इंजीनियरिंग जो है ना, वो एक ऐसा 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 रामबाण इलाज है जो आपकी सारी तकलीफों को दूर कर देगा। बट ये क्या नहीं करेगा, मतलब ये क्या करेगा पहले ही बता रहे हैं, ये क्या करेगा, टीम वर्क के साथ क्रिएटिविटी करेगा, और क्रिएटिविटी करके हमारी वैल्यू को ठीक करेगा। और बट ये कोई इंजीनियरिंग नहीं करेगा, ना ही ये कोई रूटीन प्रोजेक्ट में काम करेगा, ना ही कोई प्लान रिव्यू करेगा, ना ही हमारी कॉस्ट को कम करेगा, ना अपने सामान को सस्ता बनाएगा, ना ही ये कोई कॉर्नर को कट करेगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अब अपन। 4 पी, कौन कौन से टीक्यूएम के 4 पी होते हैं? तो देखो, पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम, प्रिपरेशन। पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, प्रिपरेशन, पीपल, प्रोग्राम, पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो, to avoid misdirection, TQM team should consist the team spirit individually who are fair and accept the मीटिंग चैलेंजेस। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो हमारे पास एक स्ट्रांग टीम होनी चाहिए जो कि अपना विल पावर को पूरा यूज करते हुए एकदम जुटे रहेगी हमारे प्लान्स में, इंडिविजुअली हर एक। ठीक है, इंडिविजुअल हु आर नॉट आइडियली सूट टू पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ टीक्यूएम शुड नॉट बी इन्वॉल्व एट ऑल। मतलब जो जो जिस इंसान में अपन को लगता है ना कि ये पावर नहीं है, उनको हमको टीक्यूएम से दूरी रखना चाहिए। लैक ऑफ इंथुसियाज्म, जो ऐसे मरे मरे टाइप को आप देख रहे, अपने आप का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ ना, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। ठीक है, फिर नॉन अटेंटिव है। ठीक है, मतलब जो कमेंट करके नहीं बताते कि मैम आपकी वीडियो कैसी है, तुमको पता ही नहीं चल पा रहा है इस वजह से तो। ठीक है, फिर फेलियर टू कंप्लीट और डेलीगेट द वर्क, एक काम के नहीं है। फिर रिमेनिंग अ म्यूट सस्पेक्टर, मतलब क्या बोल रहा है, जब मीटिंग होती है ना तो तुम शांत बैठे हो, एकदम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो म्यूट सस्पेक्टर होगा। तो इन लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए टीक्यूएम में। ठीक है, देन प्रोसेस, इट इज एसेंशियल टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकली। हमको हमारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहिए, एंड रिगार्ड द फॉर्मल प्रोसेस एज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट पार्टिसिपेंट फ्रॉम जंपिंग टू द कंक्लूजन। मतलब लोगों को सीधा कूद नहीं जाना चाहिए जंप करके का कंक्लूजन में। जैसे आप लोग में से कुछ लोग होंगे, ये लोग क्या करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हो, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ा बढ़ा के देखते रहते हो कितना बचा है, कितना बचा है और कितना बचा है। उससे क्या होता है, आप जंप करो कंक्लूजन में, आप मिस आउट कर दोगे बीच के पॉइंट्स, और मैं नहीं चाहती कि एग्जाम में आपको बैठ के रिग्रेट हो कि क्यों मैंने ऐसे किया था करके। ठीक है, मेरा बस एक ही सजेशन है कि गाइस जो भी करो ना, अच्छे से करो, क्योंकि अपने एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और आप ऐसे अगर कंक्लूजन में जंप करते रहोगे ना, तो आपका एग्जाम में भी आप जंप हो सकते हो। सो दैट मैं कह रही हूँ कि अगर आपको देखना है ना तो अच्छे से देख लो ना, और नहीं देखना है तो इट्स योर चॉइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज सच इट विल प्रोवाइड अ मीन्स टू फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव। मतलब भाई इससे क्या होता है कि अपने ऑल्टरनेटिव जनरेशन हो जाते हैं, व्हाइल इंश्योरिंग दैट इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टेजेस आर नॉट ओमिटेड। देखो गाइस, इसमें भी वही बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन का जो पॉइंट्स है वो ओमिट नहीं होना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपन फिर से एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं दोनों पॉइंट का। देखो क्या बोल रहे हैं, पीपल जो रहेंगे ना, उन लोग को टीम स्पिरिट से अपन को लेके आना है, और उनको जो रहेगा अपन म्यूट सस्पेक्ट नहीं होने चाहिए, अपने जो काम को अपने किसी और से नहीं करवा सकते वैसे नहीं होने चाहिए, नॉन अटेंटिव, इंथुसियाज्म नहीं, उनको नहीं रखना है। देन प्रोसेस में बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकली, उनको रखना है। उनको नहीं रखना है जो जंप कर देता कंक्लूजन में, क्योंकि इन इन जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है वो ओमिट नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, प्रॉब्लम नीड टू बी अप्रोच इन सिस्टमैटिकल मैनर with team tackling solvable problem with direct economic impact, allowing for intermediate feedback together with recognize the contribution made by individual participants। मतलब जो प्रॉब्लम रहेगी उसको अपन को सिस्टमैटिक मैनर में अप्रोच करना है। ठीक है, जो टीम रहेगी वो सब मिलके टैकल करेंगे उस चीज को, और सबके बीच में वो लोग फीडबैक को भी टाइम देंगे। ओके गाइस, अब प्रिपरेशन देख लेते हैं। एडिशनल ट्रेनिंग ऑन क्रिएटिव थिंकिंग, हम लोग को एडिशनल ट्रेनिंग देना है लोगों को, सो दैट उन लोग क्रिएटिवली सोच सके चीजों को। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस आर नीडेड इन ऑर्डर टू गिव पार्टिसिपेंट अ ग्रेट अप्रिसिएशन। ठीक है,
स्टैटिस्टिकल प्रोसेस देखना पड़ेगा सो दैट उनको एक ग्रेट एप्रिसिएशन मिले, डाइवर्सिफ़ाई कर सके अपनी प्रोसेस को। दिस ट्रेनिंग मस्ट बी क्विकली एक्सटेंडेड बियॉन्ड द immediate accounting cycle to include employee at supervision level and also who are involved at a data input surgeries। मतलब जो डाटा इनपुट वाली जगह पे उनको भी अपने को क्वालिटी ट्रेनिंग देना है, सबको ही देना है सो दैट सब लोग क्रिएटिवली सोच सकें। इनको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। आई होप गाइस आपको ये पूरी चीज़ अच्छे से क्लियर हुई है और एग्जाम में अगर आएगा तो आप अटेंड कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। बीपीआर के कौन से 7 प्रिंसिपल होते हैं? तो देख लेते हैं। प्रोसेस शुड बी डिज़ाइन टू अचीव अ डिज़ायरेबल आउटपुट। ऐसी प्रोसेस बनाओ जो कि हमारे गोल को हमको अचीव कर सकें। पर्सन्स हु यूज़ आउटपुट फॉर प्रोसेस शुड परफॉर्म द प्रोसेस। मतलब जो उसको लेने वाला है वो ही वो काम करे। जो उसको आउटपुट देखो, पर्सन हु यूजेस द आउटपुट मतलब जो इंसान वो आउटपुट को यूज़ करने वाला है फ्रॉम अ प्रोसेस शुड परफॉर्म द प्रोसेस। मतलब अगर आप आउटपुट लेने वाले हो तो आप ही वो करो, परफॉर्मेंस करो। ओके गाइस, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग should be include in the work which produce the information process should be include in the work। मतलब हम लोग को वर्क में ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस को इंक्लूड कर देना है ताकि जो हमको मिले विच प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन बनाने वाला है उसी में उसको इंक्लूड कर दो उसी के काम में। ओके, देन ज्योग्राफिकल डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज शुड बी ट्रीटेड एज सेंट्रलाइज। मतलब जो भी इधर उधर के सारे खर्चे हैं उनको सेंट्रलाइज कर लो। ठीक है, पैरेलल एक्टिविटी शुड बी लिंक्ड रादर देन इंटीग्रेटेड। मतलब पैरेलल एक्टिविटी को हमको जोड़ना है, ठीक है, लिंक करना है। देन डजर शुड नॉट बी अलाउड टू सेल्फ मैनेज। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको बोल रहा है वो सेल्फ मैनेज होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशन शुड बी कैप्चर वंस एट सोर्स। एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना है। तो गाइस ये बीपीआर के कुछ प्रिंसिपल है जो आपको डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे अगर आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक और बार बता देती हूँ सो दैट थोड़ी हेल्प हो जाए आपको। बट अगर आप एकदम सोच के रखो कि थ्योरी अटेंड करना ही है तो लर्न कर लेना इसको। ठीक है, देखो प्रोसेस जो रहेगी वो कैसे होनी चाहिए जो अचीव कर सके हमारे ऑब्जेक्टिव को। जो इंसान को आउटपुट मिलने वाला है इंश्योर करे कि वही उसकी प्रोसेस कर रहा हो। इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो रहेगी वो इंक्लूड होगी काम में, ठीक है, ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो सके। जोग्राफिकल की जो भी डिस्पर्स जो भी रिसोर्सेस हैं वो सबको सेंट्रलाइज करना होगा। जितनी भी पैरेलल लाइन है उनको जोड़नी होगी। जो भी है वो लोग खुद खुद मैनेज कर पाए ऐसा उनको अथॉरिटी दी जाए और इंफॉर्मेशन जो है उनको एक बार में कैप्चर करना है। आगे बढ़ते हैं। पैरेटो एनालिसिस जो होती है गाइस उसकी यूजफुलनेस बताना है हमको। देखो गाइस ये प्रायोरिटाइज करती है सबसे पहले तो प्रॉब्लम को, उसके रूट कॉज को निकालती है, देन फिर अपने को बताएगी कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, कस्टमर के साथ रिश्ते बनाएंगी, फिर एम्प्लॉय के साथ रिश्ते बनाएंगी, फिर परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट करती है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा R&D करेगी वो, उसके क्या करेगी वेरीफाई करेगी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, प्रोडक्ट और सर्विस सेल डिपार्टमेंट को, ठीक है, और फिर एलोकेट करती है फाइनेंस HR को, फिजिकल्स को, जिसको भी जो जो काम है। आई होप गाइस आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा, लर्न भी करना ही है अपन को साथ में। ठीक है, तो एक और बार बता देती हूँ मैं। देखो, जो गोल रहेंगे जो तकलीफ़ें रहेंगी उनको उनका कॉज़ को खोज के पहले रखना है। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, कस्टमर के साथ और एम्प्लॉयी के साथ रिश्ते जोड़ना है। देन अपनी जो परफ़ॉर्मेंस है उसकी इम्प्रूव करना है परफ़ॉर्मेंस को और मैक्सिमाइज़ करना है अपने रिसर्च को। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वेरीफाई करना है। देन प्रोडक्ट और सर्विस को सेल्स डिपार्टमेंट में अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर एलोकेट करना है। ठीक है, गाइस लर्निंग कर्व तो बहुत ज़्यादा लेंदी दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट हम लोग को टाइमली मैनर में हमारा एमटीपी डिस्कशन एंड हो। ओके, देख लेते हैं। देखो, लर्निंग कर्व थ्योरी जो है ना उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि वैन कोई भी नए जॉब में आता है ना, प्रोसेस में या एक्टिविटी में आता है तो वो पहली बार में जो वर्क फोर्स आ रही है वो मैक्सिमाइज कभी भी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकती।
ठीक है गाइस, मतलब कोई भी काम करने में आप पहली बार करोगे तो आपको टाइम लगेगा ही डेफिनेटली, बट जैसे ही आप उस काम को यूज्ड टू हो जाओगे ना, अपने आप रिपीटेशन 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 ऑफ टास्क जो रहेगा, वो हमको मोर कॉन्फिडेंट बना देता है, नॉलेजेबल बना देता है, और फिर हमारा काम जो रहेगा वो एफिशिएंटली और रैपिडली होगा। ठीक है, इवनली इवेंचुअली द लर्निंग प्रोसेस विल स्टॉप आफ्टर कंटिन्यू रिपीटिंग जॉब। हम बार बार करते रहेंगे ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब हमारा जो टाइम है ना, वो कम होना बंद हो जाएगा, हमारी सीख हो जाएगी, मतलब हम सीख चुके रहेंगे तब तक पूरा चीज़ें। As a consequence, the time to complete a task initiated decline, और फिर जो टाइम हमने स्टार्ट किया था करने को, वो अपने आप कम हो जाएगा और आप एक एफिशिएंट तरीके से काम करना स्टार्ट कर दोगे। द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट इज अज्यूम टू डिक्रीज बाय कांस्टेंट परसेंटेज से आपका वो काम का टाइम कम होते जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट डबल होगा। ठीक है, cumulative average time refer to the time per unit for all the unit produced so far included in first time made। ठीक है, cumulative average time का मतलब होता है एवरेज टाइम एक सामान को बनाने में फॉर सारे सामान। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो इंडिविजुअल की स्किल नॉलेज और एबिलिटी होती है। ठीक है, नया नया करता है स्टार्ट तो फिर उसमें वो बेस्ट नहीं रहता, और ये फिनोमिना एक्सप्रेस होता है अपने एक्सपीरियंस के साथ चलते चलते होता है। इसके आगे का कई आप खुद से रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये एमटीपी डिस्कशन यहीं पे एंड करती हूँ, देन अपन न्यू एमटीपी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, या डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखो।